गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास का गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि बजट कैसे पेश किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ओके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। इस टॉपिक को हमने इन्हें शॉर्ट मैनर समझाने की कोशिश की है, और अगर इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स को समझना है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए। तो देखते हैं, फिर भी हम इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक है क्या, बजट, जो कि ट्वेल्थ क्लास से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की बात होती है। ठीक है भाई, किसी भी कंट्री की बात की जाए तो वहाँ के लिए बजट बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हर एक कंट्री, हर एक नेशन के लिए जब भी उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जो भी चीज़ होती है उससे पहले आपका एक बजट उनकी पार्लियामेंट, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, उसमें उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी टाइप के बजट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके अंदर हम समझेंगे चीज़ों को ध्यान से। तो चलिए, व्हाट इज़ बजट। सबसे पहले हमको बोला गया है कि बजट क्या है। ठीक है, बजट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैगॉट विच मीन्स अ बैग फुल ऑफ प्रपोजल्स। मीन्स इसके अंदर एक ऐसा बैग होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रपोजल होंगे। जब आपने देखा होगा कभी भी बजट पेश किया जाता है स्टूडेंट्स, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, उनके हाथ में एक ब्रीफ केस टाइप का होता है, दैट इज़ कॉल्ड बैग फुल ऑफ प्रपोजल। ओके, इट मीन्स अ समरी ऑफ लाइकली इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो आने वाला टाइम पीरियड होता है, आने वाला जो ईयर है हमारा, जैसे कि अभी जो 24-25 चल रहा है, तो उस ईयर में गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से और कितना कितना इनकम होगा और कहाँ कहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर होगा इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स 24-25। ओके, तो इसमें सारा चीज़ें पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे इनकम का सोर्स क्या होगा और हमारे एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं। ओके, दिस बजट कुड बी अ गवर्नमेंट बजट और अ फैमिली बजट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका बजट होता है वो गवर्नमेंट बजट होता है, जो आपका फरवरी के मंथ में प्रेजेंट किया जाता है। बट आप लोग क्या जानते हैं इस चीज़ को कि आपके घर में भी बजट को प्रिपेयर किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब भी आपके पेरेंट्स को अर्निंग का जो मीन्स जो भी सोर्स रहा हो उसके थ्रू जो भी पैसा आने का एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है, जैसे कि सैलरीड पर्सन के लिए मे बी 1 to 5 और 1 to 10 जो भी डेट आती है उसके बीच में। लेकिन वो इन सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही उनका पहले से डिसाइड हो जाता है जी पैसा कहाँ पे खर्च करना है, किस जगह पे खर्च करना है। जैसे कि अगर एक बच्चे की बात करें, चिल्ड्रन के लिए एक फैमिली की बात की जाए, तो जो एक फैमिली होती है वो अपने बजट को किस तरीके से बनाती है, तैयार करती है, वो भी आप देख सकते हैं, और उसी के बेस पे आप समझ सकते हैं कि बजट कितना नेसेसरी हो जाता है एक कंट्री के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी मान लीजिए आपके पेरेंट्स को जब भी कभी सैलरी मिलती होगी तो 1 से 10 के बीच में ज़्यादातर ये एज्यूम किया जाता है सैलरी जो अकाउंट में आने का टाइम होता है वो यही होता है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में पहले से डिसाइड हो जाता है कि बच्चों की फ़ीस पे कितना खर्चा होगा भैया, है ना। जो हमारा राशन वगैरह होता है, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं, एंड जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, और एंड जो भी हमारी स्कूल की नीड्स हो गई, और भी बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह या एक्सेट्रा, ड्रेसेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं बच्चों को। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से जब पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस होने वाला है और आपको पता है कि अर्निंग का सोर्स कहाँ से है पेरेंट्स का, तो उसके थ्रू वो भी एक तरीके से फैमिली बजट बनाते हैं। फैमिली का भी आपका एक चीज़ है कि फैमिली जो है ईयरली बजट नहीं बनाते, वो मंथली बजट बना के चलते हैं। ठीक है, कि हमारा आने वाले टाइम पर क्या क्या खर्चा होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए वो सेविंग ज़रूर करते हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वो रहता है उनका। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे की तरफ में। ठीक है, ओके, होप से समझ में आया होगा। थोड़ा सा फैमिली बजट के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की गई है, फैमिली बजट इज़ अ समरी डॉक्यूमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड इनकम। मीन्स अनुमानित, एस्टिमेटेड मतलब जो अभी होने वाली अर्निंग है, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो भी हम करने वाले हैं आने वाले टाइम पीरियड में। इट इज़ अ रिकॉर्ड
ओके, या सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सिमिलरली ऐसे ही गवर्नमेंट भी एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को डॉक्यूमेंट्स को तैयार करती है कि आने वाले टाइम पे वो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से रिसीव करेगी और कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंडिचर्स करेगी। होप सो, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ बजट की बात जब की जाती है तो हमारे पास में यहाँ पे बताया गया है, क्या कहते हैं, एक बैलेंस्ड बजट होता है, एक सरप्लस बजट होता है और एक डेफिसिट बजट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैलेंस बजट का मीन्स ये होता है कि जितना हमने अर्निंग का सोर्स बनाया था उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। मतलब जितना हम अर्न कर रहे हैं, इनकम आ रही है हमारे पास, उतना ही एक्सपेंडिचर हो जाए। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एस्टिमेटेड इनकम जो भी होने वाली थी इज़ इक्वल टू जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं दोनों इक्वल हो जाएं तो वो हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस बजट में काउंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सरप्लस बजट। इट मीन्स एस्टिमेटेड इनकम हमारी ग्रेटर हो जाए, अगर जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, एस्टिमेटेड जो इनकम है वो हमारी ग्रेटर हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर से अगर ग्रेटर हो जाए तो ऐसे में वो सरप्लस है, क्योंकि बिकॉज हमारे पास क्या हो जाएगा जाके कि इनकम ज़्यादा हो जाएगी और एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे जाके। ठीक है। और इसी तरीके से सिमिलरली आगे चलते हैं, थोड़ा डेफिसिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाए और इनकम हमारी कम हो जाए स्टूडेंट्स, तो उसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट विच विल बी मेंटेन्ड, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ओके, जो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बजट बैलेंस में रह पाएगा, सरप्लस हो पाएगा या डेफिसिट हो पाएगा। अक्सर ऐसा होता नहीं, ज़्यादातर तो डेफिसिट बजट ही हमें देखने को मिला है आज तक। ठीक है। तो सरप्लस बजट भी होता है और बैलेंस बजट भी होता है, इसका एक आपको बता दिया गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आते ही, तो बजट के बारे में तो हमने जान लिया, टाइप्स ऑफ बजट्स के बारे में भी जान लिया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्यों बनाती है भाई गवर्नमेंट्स, उसको जितने भी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा डीपली समझें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के बेस पर और अदर चीज़ों में भी। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स का, जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गवर्नमेंट थ्रू द फिजिकल टूल्स ऑफ टैक्सेशन, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स ब्रिंग्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप देखते होगे हर बार, जैसा कि इस बार भी यूनियन बजट में आपने देखा होगा कि एक न्यू टैक्स रिजाइम लेकर आए। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग पहले पेमेंट होती थी टैक्स की, अब न्यू टैक्स रिजाइम भी फॉलो किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये कुछ पॉलिसीज़ लेकर आते हैं जिससे कि जो इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाए। जो जितना अर्निंग कर रहा है उनसे टैक्स वसूला जाता है और जिनको ज़रूरत होती है उनको पेंशन या एक्सेट्रा स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपने सुना भी होगा ओल्ड एज पेंशन टाइप का या विडो पेंशन टाइप का। तो ये सारा गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन वगैरह से या जो फिज़िकल टूल्स आते हैं और भी अदर टूल्स होते हैं उनसे वो कलेक्शन करती है, पैसे को रिसीव करती है एंड आफ्टर दैट ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिनको नीड होती है, जिनको ज़रूरत होती है उनको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स होता है कि अगर हमारी रिसोर्सेज कहीं पर बेकार हो रही हैं, उनको सही से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, तो उनको दोबारा से रीएलोकेट नई जगह पे यूटिलाइज़ किया जा सके और जिससे कि हमारी अर्निंग को बढ़ाया जा सके, जीडीपी को ग्रोथ रेट में पहुँचाया जा सके। ठीक है। Okay, through the budgetary policy, the government can reallocate resources so that social and economic objectives can be met. और इसका ये फ़ायदा होता है रीएलोकेशन से कि हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी हम अचीव करने में कुछ हद तक सक्षम हो पाते हैं, मतलब कि एबल हो पाते हैं। अगला पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जाहिर सी बात है, जब आप दोनों चीज़ों को करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए ही करोगे। ग्रोथ रेट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप सभी जानते हैं जो पैसा हम सेव करते हैं वही पैसा हम बैंक में डाल देते हैं और आफ्टर दैट बैंक जो है उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। इनफैक्ट हमारी फैमिलीज़ में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट खुद ही करते हैं, शेयर मार्केट हो गया, लैंड प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा कहीं पर भी। इससे क्या होता है,
तो इससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ रेट होती है जाके, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब हम रीअलोकेशन रिसोर्सेज को करेंगे या समथिंग जो भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को करेंगे, तो इससे कुछ हद तक गवर्नमेंट ये कोशिश करती है या वादे करती है, जैसा कि आप जानते ही हैं सारी गवर्नमेंट्स ऐसी रहती हैं कि हम एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, इतनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करेंगे। वो रियलिटी क्या है वो आप सभी जानते हैं। गवर्नमेंट नीड्स टू प्रमोट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स टू अंडरटेक एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और जितने भी आप देखते होंगे गवर्नमेंट वर्क वगैरह करती है, तो ये सारी चीज़ें जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास है गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम बोल सकते हैं कि स्थिरता लाना, कि जैसे इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है, तो इसको मेंटेन किया जाए, ना ज़्यादा महंगाई हो और ना ज़्यादा नीचे मंदी आ जाए, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, प्राइस को मेंटेन करने के लिए, मार्केट को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बजट की ज़रूरत होती है। इट स्टिमुलेट्स इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। आफ्टर दैट हमारे पास अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस जितनी भी हमने चला रही हैं गवर्नमेंट हमारी, तो उनको मैनेज करने की भी ज़रूरत होती है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत होती है ताकि वो और ज़्यादा मोनोपोलीज से लड़ सके या फिर आगे बढ़ सके, ठीक है। क्लियर है? ओके, इतना टॉपिक हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कंपोनेंट की बात की जा रही है इसके अंदर में। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। पहला है हमारे पास रेवेन्यू बजट एंड आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट इज़ कैपिटल बजट, ओके। गवर्नमेंट बजट के अंदर जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो पहला रेवेन्यू बजट होगा, दूसरा हमारे पास कैपिटल बजट होगा। बट इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास में। रेवेन्यू बजट के अंदर में आता है हमारे पास में रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड आफ्टर दैट कैपिटल बजट के अंदर आता है हमारे पास में कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंदी में इन्हें हम बोलते हैं राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, ठीक है। ये चार टाइप्स हमारे पास हैं, इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आता है रेवेन्यू बजट की जो बात कर रहे हैं हम लोग। रेवेन्यू मीन्स होता है इनकम, ठीक है। इनकम से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। अब रेवेन्यू बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीप्ट एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर, ओके। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू बजट की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताया गया कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो आपका स्टेटमेंट्स होती हैं, एस्टिमेटेड की जाती हैं इन ए फाइनेंशियल ईयर, उसको हम रेवेन्यू बजट के अंदर शो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। रेवेन्यू रिसिप्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा साइड में नोट्स लिए हुए हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा हम नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल में वे में मतलब लिखा हुआ है, वैसे तो नॉर्मल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है रेवेन्यू रिसिप्ट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स और आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट जिनकी वजह से ना तो हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही हमारी एसेट्स में कोई कमी आती है, ओके। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसी जो रिसिप्ट होगी उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। ना तो आपकी लायबिलिटी में कोई क्रिएट होगी जाके और ना ही आपके एसेट्स में कोई रिडक्शन आएगा, ओके। जैसे कि अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर में और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट इन द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू के अंदर में हमारे पास क्या होता है, कैसे पैसा कलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आपने सभी ने जब कभी कोई सामान खरीदते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें जो मैन्युफैक्चर्ड होके पैकिंग होके मिलता है, उसके पैकेट में जहाँ पे एमआरपी वगैरह लिखा रहता है उसके ब्रैकेट में नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इट मीन्स वो हमसे टैक्सेस पहले से ले चुके, जो हम पे कर रहे हैं उसके अंदर टैक्सेस जो है वो क्या है, इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो वो जो टैक्सेस होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करते या डिपॉजिट मतलब जमा नहीं करते, ओके।
तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दो तरीके के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आती है बात कि डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच कैन बी सबमिटेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो डायरेक्टली आपके गवर्नमेंट को सबमिट किए जाते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास दिए जाते हैं, वो हमें क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, एक्सेट्रा करके। ठीक है, कौन कौन से हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं भाई? डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसमें हमारे पास इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, और वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, एंड आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है। आगे आपके पास आता है क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं हमारे पास में, वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जब बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते थे पहले भी, अभी भी हैं। जैसे कि आपकी कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, एक्साइज ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज़ एक्सेट्रा जो भी आप बोल सकते हो, जीएसटी बोल सकते हो। ठीक है, अब जीएसटी भी दो टाइप के, आई जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी, इस टाइप से होते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी टैक्स से कलेक्शन होने वाला अमाउंट होता है आपके एक तरीके से, वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर में कौन कौन सी कलेक्शन होती है, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की, तो इसमें कुछ नाम हमारे पास देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला नाम हमें मिलेगा इंटरेस्ट रिसीप्ट होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा, उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा होगा उनको, ठीक है, डिविडेंड रिसीव हो रहा होगा, ठीक है। और रेलवे सर्विसेज वगैरह जो होती हैं आपकी, या पोस्टल सर्विसेज से जो पैसा मिलता है वो आ जाएगा, रेलवे एंड पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा बोल सकते हो यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, वैसे जैसे फ़ीस हो गया, एडमिशन फ़ीस हो गया, लाइसेंस फ़ीस हो गया, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइसेंस फ़ीस, इट इज़ नॉट अ टैक्स, ठीक है। लाइसेंस फ़ीस हो गया आपका, सॉरी लाइसेंस टैक्स नहीं होता, लाइसेंस फ़ीस होती है, ओके ओके, लाइसेंस फ़ीस हो गया, एडमिशन फ़ीस हो गई, ठीक है, एडमिशन फ़ीस हो गई, चालान हो गया जो आपका कट जाता है लोगों का, देखा होगा आए दिन आप रेड लाइट वगैरह पे या हायर स्पीड की वजह से कटता है, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जो थे वो थे हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। अब सरकार ने जो पैसा कलेक्ट किया है उस सारे पैसे को वो खर्च कहाँ कहाँ पे करती है। आपने अब जो भी कलेक्शन होती है रेवेन्यू के थ्रू, वो सारी कलेक्शन जो होती हैं वो किस तरीके से मतलब खर्च की जाती है। लोगों को सैलरीज़ दी जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरीज़ प्रोवाइड करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, पेंशन देना, ठीक है, स्कॉलरशिप देना, है ना, देखा था, और कुछ और भी चीज़ें जैसे इस तरीके से होती हैं। तो ये सारे के सारे आपकी किस में आ जाती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर में आ जाती हैं। इसके अंदर भी दो टाइप्स बताए हुए थे इन्होंने, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये सब चीज़ें स्कॉलरशिप वगैरह इसमें आ जाती हैं। नॉन प्लान के अंदर वो खर्चे आ जाते हैं भाई जो अचानक से कोई डिज़ास्टर आ जाए, कोई आपका कोई भी कैलेमिटीज़ आ जाती हैं तो उसमें जो खर्चा हो जाता है, डिफेंस सर्विसेज वगैरह एक्सेट्रा, मार्केट डाउन हो जाए तो गवर्नमेंट लुढ़कने जैसे हो जाती है, ख़राब उसकी पोजीशन हो जाती है, ऐसे टाइम पे जो खर्चे होते हैं उन्हें हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? तो होप सो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी था जो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे, कि ये जी चीज़ें हैं रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट दो नीदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर रिड्यूस
एसेट, जिनसे हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, मतलब हमारे ऊपर कोई उधारी नहीं होती है और ना ही हमारी कोई एसेट में कमी आती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जिनकी वजह से ना तो हमारी कोई एसेट इंक्रीज हो रही है या क्रिएट हो रही है और ना ही हमारी लायबिलिटी में कोई कमी आती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे थे इसके अंदर में जो आपको समझने चाहिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन बेस पे है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कैपिटल बजट की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। अगर किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ इसको दोबारा बताएं, इसको हम अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो, ठीक है। चलिए कैपिटल बजट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम वैसे ही इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने यहाँ पे लिख कर दिए हुए हैं नोट्स के अंदर में साइड में। यहाँ पे लिखा हुआ आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो गवर्नमेंट को इस तरीके से होता है कि जैसे उसकी कोई, अगर गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, ठीक है, क्या होती है, बोरोइंग करना, उधार लेना अदर कंट्री से, तो उसका मतलब है हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। या फिर गवर्नमेंट कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ को सोल्ड आउट कर देती है, कुछ करती है, तो उसमें हमारी एसेट्स में रिडक्शन आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें रिसिप्ट मिलता है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात जब हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि आइदर क्रिएट एसेट्स, यहाँ पे या तो हमारी एसेट्स में इंक्रीमेंट होगा, क्रिएट मतलब इंक्रीमेंट होता है, या फिर हमारी लायबिलिटी। अब गवर्नमेंट ने जब लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, तो वो हमारा हुआ कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने वो लोन अगर चुका दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, मतलब इंटरेस्ट सॉरी नहीं, लोन को चुका दिया जिस कंट्री से लिया था, इट मीन्स वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। और एसेट्स को अगर हमने परचेज किया है तो हमको खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए सरकार को कोई स्कूल बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो वो उस जगह को खरीदती है तो उस पर वो खर्चा करेगी। इट मीन्स उसकी जो सरकारी ज़मीन तो नहीं थी, वो खैर किसी से ली होगी उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने, जैसे आप देखते हो कि सड़कें बनवाते हैं, ब्रिजेस बनवाते हैं, हाईवे बनवाते हैं, तो किसानों की ज़मीनें चली जाती है, तो उसके लिए वो मुआवजा कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स उनका एसेट तो इंक्रीज़ हो रही है गवर्नमेंट की, बट उसका खर्चा हो रहा है जाके। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टूडेंट, जो मेन है कि मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसको मेजर कैसे किया जाता है, यहाँ पे हमारे पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें कौन कौन सी बातें बची हैं। होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें आप लोग समझने के बाद। तो देखते हैं हमारे पास क्या है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में। तो सबसे पहला मेजर्स जो है हमारे पास में, जब बात करते हैं मेजर्स की, तो हमारे पास में यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स स्टूडेंट्स होता है घाटा हो जाना, नुकसान हो जाना, लॉस होना, ठीक है। आगे चलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट जब कभी भी पता करना हो तो हम क्या करते हैं, जब कभी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर होता है, ओके, और उसमें से हम क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट को माइनस करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। क्लियर है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी मिलेंगी जाके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके। सॉरी कॉल आ गया था थोड़ा सा, अभी देखते हैं, ओके। हाँ, ये हमारा हो गया रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेजर आता है जिसमें हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को। यहाँ पे हमारे पास है कौन सा, फिस्कल डेफिसिट, ओके, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट मीन्स, एक मिनट, फिस्कल डेफिसिट जो है आपके पास में, वो आपको हिंदी में बोलते हैं इसे राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं इसे, राजकोषीय घाटा। और जो रेवेन्यू डेफिसिट ऊपर आपको जो बताया गया है इसे बोलते हैं राजस्व घाटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ध्यान से देखना प्लीज़, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल है आपके पास, टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो, उसमें से आपको माइनस करना है किसे, टोटल रिसीप्ट्स को। किसको माइनस करना है आपने, टोटल रिसीप्ट्स को। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड करना है आपने किसको, बोरोइंग को। किसको नहीं लेना है आपने काउंटिंग के टाइम पे, बोरोइंग को नहीं लेना है,
ठीक है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर से अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट दोनों को जोड़कर, बट जब हम डिडक्ट करेंगे जाके इसके अंदर से फिजिकल डेफिसिट के लिए, तो हम एक्सक्लूड कर देंगे किसको, बोरोइंग को। ठीक है, क्लियर है बात, ये बात ध्यान रखने वाली है, ध्यान से रखना। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। हमारे पास तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प्राइमरी डेफिसिट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट को हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक घाटा। जब ये हमें पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, ओके, उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं किसे, इंटरेस्ट की पेमेंट को। ठीक है, इंटरेस्ट जो पेमेंट होती है उसे हम डिडक्ट कर देंगे अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, प्राइमरी डेफिसिट में मीन्स प्राथमिक घाटा मिल जाएगा हमें। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूलेज गिवन हैं। ओके, तो 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, तो इनको भी हम देखेंगे, इनके सम्स भी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा लास्ट का फिजिकल पॉलिसी रह गया है और फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज़ के कुछ हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये डायग्राम मैं आपको अगली क्लास में बेहतर तरीके से समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे अभी बनाने का जगह नहीं है मेरे पास में, छोटा सा जगह है, सॉरी, तो इसको हम बाद में समझेंगे। इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, तो हम इसके डायग्राम्स को भी समझेंगे, जितने भी डायग्राम्स इसमें बन रहे होंगे। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी की बात जब की जा रही है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज टू एडजस्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड डिक्रीज टू एडजस्ट एक्सेस डिमांड। ठीक है, जो फिजिकल पॉलिसीज़ के जो कंपोनेंट्स थे या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी जो है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाता है। कब बढ़ाया जाता है, ताकि हम डेफिशिट डिमांड को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें, और उसे घटा दिया जाता है जब हम एक्सेस डिमांड को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें, बराबरी पे ला सकें। टैक्स बर्डन इज डिक्रीज टू एडजस्ट डेफिशिएंट डिमांड, और टैक्स बर्डन को कम कर दिया जाता है ताकि डेफिशिएंट डिमांड को कम किया जाए, एडजस्ट किया जाए। एंड इंक्रीज टू एडजस्ट द एक्सेस डिमांड, जो ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में डिमांड हो रही है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स को बढ़ा देते हैं। पब्लिक बोरोइंग इज इंक्रीज टू एडजस्ट एक्सेस डिमांड एंड डिक्रीज टू एडजस्ट डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, एंड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज इंक्रीज टू एडजस्ट डेफिशिएंट डिमांड। जब हम आरबीआई से बोरोइंग करते हैं उसको और ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हम डेफिशिएंट डिमांड को एडजस्ट कर सकें, और उसे कम कर देते हैं बोरोइंग को जब हम एक्सेस डिमांड को क्या कर देते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से कभी एक बहुत ज़्यादा चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात जो इसमें बोली गई है, यहाँ पर आपके पास वही चीज़ बताई गई है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द टैक्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट परचेज जी एक्सीड्स टैक्सेस टी, द गवर्नमेंट रन्स अ डेफिसिट बजट। जब कभी भी गवर्नमेंट के जो परचेज है टैक्सेस से ज़्यादा हो जाए, द गवर्नमेंट रन्स अ डेफिसिट बजट, ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट बजट में चली जाती है। जी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग विच इंक्रीज द प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जी इसमें शो किया गया है वो क्या है, आपका एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को शो करता है जो प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट डिमांड exceeds supply and firms expand their production, the aggregate demand schedule shifts up to AD। ठीक है, ये सब हम बाद में समझेंगे। इनके अंदर में जो आपके डायग्रामेटिक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि डायग्रामेटिक वे में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। और यहाँ पर आपके पास ये क्लास यहीं पे होती है फिनिश। अब आपको हमने प्राइमरीली जो हमने सीखा था वो बजट्स के बारे में समझा, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स के बारे में सीखा है। बस इसके अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाले जो क्वेश्चंस रह गए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और उसको बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनके ज़्यादातर आपके पास डायग्राम है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस पूरा समझने के लिए आप सभी को पूरी वीडियो देखनी चाहिए और पूरा को ध्यान से, अगर ना समझ में आए कुछ भी तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या समझ में नहीं आया, सब बताएं प्लीज़। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।